लास्ट क्लासेस में हमने वन डायमेंशनल एरे और उसके ऑपरेशंस को डिस्कस कर लिया था। हाँ, ऑपरेशन में हमारे दो ऑपरेशन बचे हुए हैं, सर्चिंग और सॉर्टिंग। और सर्चिंग और सॉर्टिंग ये दोनों के दोनों तो आगे चल के हमारे पास सेपरेट चैप्टर है, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम एक बार देख लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। याद होगा आपको, जब हमने एरे को स्टार्ट किया था और एरे के टाइप्स में जब हम एरे के डायमेंशन को पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने सीखा था कि किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जितने डायमेंशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, डायमेंशन का मतलब पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट की अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल एरे। और अगर एक से ज्यादा पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट की अगर हमें नीड पड़ रही है किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे। अब मल्टी डायमेंशनल एरे में अगर दो पेयर यूज हो रहे हैं तो वो टू डायमेंशनल हो जाएगा, अगर तीन पेयर यूज हो रहे हैं तो वो थ्री डायमेंशनल हो जाएगा, अगर चार पेयर यूज हो रहे हैं कहीं पर तो वो क्या हो जाएगा, फोर डायमेंशनल एरे हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं, लिखा है कि मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे दैट यूजेस टू और मोर। मल्टी डायमेंशन का मतलब या तो दो या फिर दो से ज्यादा इंडेक्सेस या फिर डायमेंशन को हम यूज कर रहे हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए। अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये वन डायमेंशनल हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो मल्टी डायमेंशनल, और मल्टी डायमेंशनल में अगर दो आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल। अगर तीन स्क्वायर ब्रैकेट का अगर पेयर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, थ्री डायमेंशनल एरे। अभी एलिमेंट को एक्सेस करने में भी यहाँ पर दो लगेंगे और एलिमेंट को स्टोर करवाने के लिए भी कितने पेयर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें दो पेयर की जरूरत पड़ेगी। अगर 2D एरे की बात हो रही है, अगर तीन है तो वो किसकी बात हो जाएगी, थ्री डायमेंशनल एरे की बात हो जाएगी। और एक बात और यहाँ पर लिखी है कि बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे का जो मतलब होता है वो एक एरे ही होता है, लेकिन किसका, बहुत सारे एरेज का मिलकर क्या होता है, एक एरे होता है। अभी आगे चल के हम इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे एरे ऑफ एरेज होता है। सबसे पहले टू डायमेंशनल एरे लिखा है कि लिस्ट ऑफ डेटा आइटम दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रो एंड कॉलम यूजिंग वन नेम एंड टू सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल एरे या फिर 2D एरे। कि हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा आइटम है और उन लिस्ट ऑफ डेटा आइटम को हम रो और कॉलम की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और रो और कॉलम की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक तो नाम का यूज कर रहे हैं और साथ में दो सबस्क्रिप्ट का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो इस टाइप का जो वेरिएबल बनेगा, इस टाइप के वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल एरे बोलेंगे। और सी जैसी लैंग्वेज में जो आपका 2D एरे होता है वो किस तरीके से स्टोर होता है, कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी इन रो मेजर ऑर्डर। इसका मतलब है कि जब आप सी जैसी लैंग्वेज में टू डायमेंशनल एरे को स्टोर करने की बात करते हो तो बेसिकली जो मेमोरी ब्लॉक होता है वो लगातार में मिलता है। और किस तरीके से स्टोर होता है, सबसे पहले पहले वाला रो, उसके बाद अगला रो, उसके बाद अगला रो। किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखना होता है, उसके बाद एरे का नाम लिखना होता है। अब 2D एरे बना रहे हैं तो हमें कितने डायमेंशन की जरूरत होगी, दो डायमेंशन की जरूरत होगी, जहां पर पहला जो डायमेंशन होगा वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा डायमेंशन होगा वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। और एक 2D एरे में अगर m नंबर ऑफ क्या है, रो है, और n नंबर ऑफ क्या है हमारे पास, कॉलम है, तो उस केस में उसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, m क्रॉस n एलिमेंट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरीके से कोई एरे बनाया है, सबसे पहले आपने लिखा होगा डेटा टाइप, उसके बाद आपने लिखा होगा एरे का नाम, लेट्स से ARR 2 and 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6। तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर 6 एलिमेंट आ जाएंगे। अब टोटल 6 एलिमेंट आएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना होगा, तो टोटल मेमोरी कंजम्पशन हो जाएगा साइज ऑफ डेटा टाइप मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट आप ऑलरेडी पता कर चुके हो, m क्रॉस n से क्या मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे। साइज ऑफ डेटा टाइप, तो यहाँ पर साइज ऑफ डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या देगा हमें, 4 गुणा m क्रॉस n की वैल्यू कितनी है, 6। तो टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना होगा यहाँ पर, 24 बाइट मेमोरी कंजम्पशन होगा। और जो ये 24 बाइट मेमोरी कंजम्पशन होगा वो कैसा होगा, लगातार में होगा। और लगातार में जब डेटा जाएगा तो वो किस फॉर्म में जाएगा, रो मेजर ऑर्डर में जाएगा, मतलब रो वाइज जाएगा। सबसे पहले पहले वाली रो और उसके बाद अगली वाली रो, क्योंकि टोटल रो कितनी है, 2, और हर एक रो में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3। और एक रो में जितने एलिमेंट आते हैं उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं।
अब हम उस बात को डिस्कस करते हैं जहां पर लिखा हुआ था कि मल्टी डायमेंशनल एरे इज बेसिकली एरे ऑफ एरेज। एक बार इसका ग्राफिकल व्यू देखते हैं। देखो लिखा हुआ था कि जो आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे इज एरे ऑफ एरेज। तो इसी के बिहाफ में मैं यूं कह सकता हूं कि 2D एरे इज कलेक्शन ऑफ 1D एरे। क्योंकि डेटा कैसे आएगा, रो मेजर में आएगा, मतलब रो वाइज डेटा आएगा। और जब हम 1 डायमेंशनल एरे बनाते हैं तो बेसिकली हम यही तो कर रहे होते हैं कि हमने एक रो बनाई, उसी को तो हमने क्या बोला था, 1 डायमेंशनल एरे। तो बहुत सारी रोज है, मतलब बहुत सारी 1 डायमेंशनल एरे है, और उन्हीं के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर 2D एरे बोल देते हैं। अब इसका एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, देखो यहाँ पर आपने बोला है कि एक एरे बनाओ जहां पर रो की साइज कितनी हो 2 और कॉलम की साइज कितनी हो 3। तो जब आप इस तरीके से डिक्लेरेशन करते हो तो सबसे पहले एक एरे बनता है कितने साइज का, 2 साइज का। सबसे पहले एक एरे बना कितना, 2 साइज का एरे बना। अब चूंकि एरे बना है तो ऑब्वियसली है इसके इंडेक्स 0 रही होगी और इसके इंडेक्स 1 रही होगी। अगर मैं प्रॉपर तरीके से लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ये ARR ऑफ 0 रहा होगा और ये ARR ऑफ 1 रहा होगा। तो यहां से सबसे पहले क्या हुआ, एक एरे बना कितने साइज का, 2 साइज का एरे बना। और उसके बाद जितने साइज का आपने ये एरे बनाया है उतने जो आगे है उतने साइज के एरे और बना दो। मतलब आपने सबसे पहले एक एरे बनाया कितने साइज का, जितनी रो दे रखी है उस साइज का। अगेन आपको 3 साइज के कितने एरे बनाने हैं, 2 एरे बनाने हैं। तो यहां पर आपने लिखा होगा ये एक और एरे बना कितने साइज का, 3 साइज का। फिर एक और एरे बनेगा वो भी कितने साइज का, 3 साइज का। इसकी इंडेक्स रही होगी 0, 1, 2 और इसकी भी इंडेक्स रही होगी 0, 1 और 2। और मान लो ये जहां मेमोरी में बना है उसका एड्रेस क्या है, 1000। अब चूंकि एरे है तो मेमोरी कैसे मिलेगी, लगातार में 4, 8। और चूंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो 2D एरे होता है वो 1 डायमेंशनल एरे का कलेक्शन होता है, रो वाइज कलेक्शन होता है, और जो मेमोरी होती है वो कंटिन्यूस ब्लॉक में मिलती है। तो इसी के आगे मेमोरी मिली होगी 1012, 1016 एंड 1020। अब जो ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, पहले आपके पास एरे बना था कितने साइज का, 2 साइज का। उसके बाद आपने जितने साइज का ये एरे बनाया है उसके बाद उतने एरे और बनाने हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी किससे डिसाइड होगी, जितने आपने दूसरे डायमेंशन में कैपेसिटी मेंशन कर रखी है वो। अब होगा क्या, इसका जो बेस एड्रेस है वो यहां पर बैठा होगा और इसका जो बेस एड्रेस है वो यहां पर बैठा होगा। अब चूंकि बेस एड्रेस बैठा है तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा और ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। और ये बात तो हमने बहुत पहले सीख रखी है कि जो एरे नेम होता है वो तो अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर। और कांस्टेंट पॉइंटर होता है तो उसके पास क्या होता है, इसका बेस एड्रेस होता है। तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। ये रियल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये रियल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, अभी जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर को एक्सेस करेंगे तो हमें पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से साइज ऑफ ऑपरेटर इसको लेके बिहेव करता है। अब जनरली क्या होता है, अब मैं इसको उठा के अगर यहां रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये पहली रो हो जाएगी, ये दूसरी रो हो जाएगी। बाकी मेमोरी का लोकेशन तो कैसे होगा, इसी तरीके से होगा। तो इसीलिए बोला था कि 2D एरे इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ 1D एरे। बहुत सारे 1D एरे हैं, लेकिन बहुत सारे 1D एरे का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, 2D एरे कहलाएगा। पहले जो रो साइज का एरे बनेंगे उसके पहले वाले ब्लॉक में पहले वाली जो एरे होगी उसका इंडेक्स होगा, दूसरे वाले ब्लॉक में दूसरे वाली जो 1D एरे होगी उसका एड्रेस होगा। अगर और आगे है तो फिर उनका एड्रेस आगे है। इस तरीके से स्टोर करवाया जाएगा। आप चाहो तो आप प्रिंटफ में प्रिंट करवा सकते हो, जैसे आपने लिखा होगा प्रिंटफ। अब क्योंकि एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं तो आपने यू फॉर्मेट स्पेसिफाई और यहां पर आप लिखते हैं ना ARR ऑफ 0। फिर आपने लिखा होगा प्रिंटफ %u
एंड ARR ऑफ 1। तो ध्यान रखना यहां से आपको 1000 मिल जाएगा और यहां से आपको 1012 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले वाले जो 1D एरे है उसका बेस एड्रेस इसके पास बैठा है और यहां से दूसरे वाला जो 1D एरे है उसका बेस एड्रेस इसके पास बैठा है। अब अगर साइज ऑफ ऑपरेटर को हम इस एरे का नेम पास करें, देखो साइज ऑफ ऑपरेटर की एक्सेप्शन होती है एरे के केस में। जनरली वो ये बताता है कि डेटा टाइप जो है वो कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन जब भी हम साइज ऑफ ऑपरेटर को एरे पास करते हैं तो उस केस में वो टोटल मेमोरी कंजम्पशन हमें बता देगा। कैसे बताएगा टोटल मेमोरी कंजम्पशन? अगर हम इस तरीके का स्टेटमेंट लिखते हैं साइज ऑफ ARR, तो यहां से क्या रिटर्न करके देगा हमें? टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना हो रहा है। अब टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना हो रहा है? टोटल कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। एक एलिमेंट को कितने चाहिए? 4 बाइट। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? 24। अगर हम लिखते हैं साइज ऑफ ARR ऑफ 0, तो यहां से हमें बता देगा कि एक रो को टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना हो रहा है। एक रो के लिए कितना? 12। और हम लिखते हैं साइज ऑफ ARR ऑफ 0 ऑफ 0, तो यहां से हमें दे देगा कि जो एरे बना है 0 पोजीशन पे जो डेटा एलिमेंट रखा हुआ वो किस नेचर का है? इंट नेचर का। और इंट मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो देखो जब आपने 2D एरे का नाम पास किया तो टोटल मेमोरी कंजम्पशन आपको बता देगा। अगर आपने 2D एरे के केस में जो एक डायमेंशन में आपने बेस एड्रेस पास किया तो वो बता देगा कि इसका जो एक रो है वो टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना कर रहा है। और अगर आप इस तरीके से दोनों डायमेंशन का यूज करोगे तो उस केस में आपको बता देगा कि एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। अब अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं और मैं आपसे ये बोलूं कि क्या डायनेमिकली आप रो साइज और कॉलम साइज कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपको डायनेमिकली रो की साइज कैलकुलेट करनी है तो रो की साइज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? टोटल मेमोरी कंजम्पशन डिवाइड बाई रो साइज। और रो साइज कहां से मिलेगी आपको? साइज ऑफ ARR ऑफ 0 से आपको मिल जाएगी। तो देखो साइज ऑफ ARR से क्या मिला होगा आपको? 24 डिवाइड बाई साइज ऑफ ARR ऑफ 0 12 दैट इज 2। क्या यहाँ पर 2 ही रो है? यस, आपका जवाब होगा बिल्कुल। यहाँ पर कितनी रो है? 2 ही रो है। अगर आपको कॉलम चाहिए तो कॉलम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? एक रो है, उस रो को आप क्या कर दीजिए? हर एक एलिमेंट की साइज से डिवाइड कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। और एक कॉलम में जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उन्हीं को तो हम कॉलम की साइज बोलते हैं। तो हमने लिखा होगा साइज ऑफ ARR ऑफ 0 डिवाइड बाई साइज ऑफ ARR ऑफ 0 ऑफ 0। उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। तो देखो ARR के 0 से क्या मिलेगा? 12। 0 ऑफ 0 से क्या मिलेगा? 4 दैट इज 3। तो यहां से कॉलम की साइज आपको मिल जाएगी कितनी? 3। तो इस तरीके से आप साइज ऑफ ऑपरेटर को लेके डायनेमिकली रो साइज और कॉलम की साइज भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल एरे को एरे ऑफ एरेज बोलते हो। बेसिकली जब भी आप 2D एरे की बात करते हो तो 2D एरे इज ए कलेक्शन ऑफ 1D एरे। जब आप कोई 2D एरे बनाते हो तो जितनी रो साइज दी है सबसे पहले उस साइज का एरे बनेगा और उसके बाद जितनी कॉलम साइज दी है उस साइज के उतने एरे बनेंगे जितने आपने रो दे रखी है की। जो पहले वाला एरे बनेगा उसके बाद पहले वाले एरे का बेस एड्रेस होगा, फिर अगले वाले रो का बेस एड्रेस होगा और इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। अब जनरली इसका जो व्यू दिखाया जाता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि रो की साइज कितनी है? 2, कॉलम की साइज कितनी है? 3। तो मतलब 2 रो बनेगी। ये पहली रो जिसमें 3 एलिमेंट आएंगे, ये दूसरी रो जिसमें 3 एलिमेंट आएंगे। अब इसका एड्रेस मान लो 100 है तो ये मैं सेम ही एड्रेस ले लेता हूं 1000 4 8 12 16 एंड 2 0 इस तरीके से। अब ये तो इस तरीके से अपने रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अरे सीधी सी बात है, आप जब एक पूरी रो को प्रिंट करवाने के बाद \n एनकाउंटर करवाते हो तभी तो वो क्या आ जाता है? अगली लाइन में आ जाता है। तो हमें फील कैसे आता है? फील हमें आता है कि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, जबकि रियलिटी में मेमोरी में तो क्या होगा? ये जो लगातार में जो ब्लॉक है उन लगातार में ब्लॉक हमें मिल रहे होंगे जिसका बेस एड्रेस क्या है? 1000। मतलब स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस क्या है? 1000 और आखिरी वाले एलिमेंट का एड्रेस क्या है?
1020। ऑब्वियसली 3 बाइट इसके आगे भी इसी के होंगे, 21, 22 और 23। तो इसका जो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस है वो क्या है 1000, और जो आखिरी बाइट का एड्रेस है वो क्या है 1023। मैंने आखिरी बाइट बोला है, आखिरी एलिमेंट का एड्रेस 1020, आखिरी बाइट का एड्रेस 1023, पहले एलिमेंट का एड्रेस 1000 यहां पर हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि 2D एरे को इनिशियलाइज करने के कितने तरीके होते हैं और किस किस तरीके से हम 2 डायमेंशनल एरे को क्या कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं हम। नाउ इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डी एरे। देखो इनिशियलाइजेशन के कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन इनिशियलाइजेशन। सिंगल लाइन इनिशियलाइजेशन। अब सिंगल लाइन इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होगा कि मान लो आपने एक एरे बनाया, आपने इस तरीके से एरे बनाया। लेट्स से रो की साइज आपने दी है 2 और कॉलम की साइज आपने दी है 3। ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आने हैं 2 × 3 दैट इज 6 एलिमेंट आने हैं। तो जो 6 के 6 एलिमेंट है वो आप एक साथ ही दे दो, एक ही लाइन में दे दो। तो आपने 11, 22, 33, 44, 55 एंड 66 इस तरीके से आपने एक ही लाइन में एलिमेंट को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ऑब्वियसली जब हुआ होगा मेमोरी में तो ये पहली रो बनी होगी, ये आपकी दूसरी रो बनी होगी। देखो रियलिटी में क्या होता है वो अभी हमने सीख लिया है, लेकिन अब जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो हम इसी तरीके से ग्राफिकल व्यू बनाएंगे जहां पर अपने को फील आ जाए कि जो डेटा अरेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मैट्रिक्स की फॉर्मेट में या टेबल की फॉर्मेट में डेटा अरेंज हो रहा है। तो ये पहले वाली रो में डेटा गया होगा और उसके बाद आगे दूसरी वाली रो में डेटा गया होगा। ओबियसली इसकी जो इंडेक्स है ये कॉलम की इंडेक्स रही होगी 0, 1, 2 और ये रो की इंडेक्स है 0, 1। जब इसको एक्सेस करेंगे, इस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो हम लिखेंगे ARR ऑफ रो पोजीशन 0, कॉलम पोजीशन 0। और मान लो मुझे इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो ARR रो पोजीशन 1 एंड कॉलम पोजीशन 1। अगर मुझे इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ARR रो पोजीशन 0 एंड कॉलम पोजीशन 2। इस तरीके से हम एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। और यही तो बात हमने सीखी थी, अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए 2 डायमेंशन की अगर जरूरत पड़ रही है तो तभी तो उसको हमने 2 डायमेंशनल एरे बोला था, 2 सबस्क्रिप्ट की हमें रिक्वायरमेंट हो रही है। तो पहला जो तरीका है इनिशियलाइजेशन का वो है हमारे पास सिंगल लाइन इनिशियलाइजेशन। अब ऐसा नहीं कि सिंगल लाइन इनिशियलाइजेशन में आप सारे एलिमेंट एक साथ लिखो, आप ऐसा भी लिख सकते हो ARR 2, 3 एंड 11, 22, 33, 44 ऐसा ही लिखा आपने। टोटल एलिमेंट की डिमांड कितनी थी 6, आपने एलिमेंट कितनी दी यहाँ पर 4। तो फिर होगा क्या, पहली वाली रो में सारा का सारा डेटा फिल हो जाएगा, दूसरी वाली रो के पहले पोजीशन पे 44 और बाकी 2 आपने नहीं दिए तो वहां पर बाय डिफॉल्ट क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। ध्यान रखना गार्बेज नहीं रहेगा। अगर आपने किसी भी एरे को डिक्लेरेशन के टाइम पे अगर एक भी वैल्यू प्रोवाइड करवा दी है तो रिमेनिंग ब्लॉक का गार्बेज किससे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर 0 से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। दूसरा जो तरीका होता है आपके पास, दूसरे तरीकों को हम बोलते हैं रो वाइज इनिशियलाइजेशन। पहला क्या था, सिंगल लाइन इनिशियलाइजेशन कि एक ही लाइन में हमने सारा का सारा डेटा इसे सप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका हमारे पास रो वाइज इनिशियलाइजेशन। रो वाइज इनिशियलाइजेशन मतलब इस बार हम डेटा कैसे सप्लाई करेंगे, रो वाइज इसको डेटा सप्लाई करेंगे। तो मान के चलो कुछ इस तरीके से हमने लिखा है, एक एरे हमने बनाया, रो की साइज दी है 2 और कॉलम की साइज क्या दी है हमने 3, और इस बार डेटा हमें कैसे सप्लाई करना है, रो वाइज। तो सबसे पहले पहले वाली रो के लिए तो लेट्स से हमने लिखा 22, 33 और उसके बाद दूसरी वाली रो के लिए 44, 55 एंड 66। तो इस तरीके से हम डेटा कैसे दे सकते हैं, रो वाइज भी डेटा सप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो।
अब ये लिखने का स्टाइल है, जरूर थोड़ी आप ऐसे ही लिखो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक ही बात है, आपने यहाँ से पहली रो दी 11, 22, 33 और उसके बाद यहाँ से आपने दूसरी रो दे दी 44, 55, 66 और यहाँ पर आपने फिर एंड ब्रेसेस लगा के बंद कर दिया। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि ये रो वाइज इनिशियलाइजेशन करवाया, ये पहली वाली रो और उसके बाद ये दूसरी वाली रो। यहाँ पर जो कंसेप्ट था कि जितना डेटा आपने सप्लाई कर दिया उतने में डेटा चला जाएगा, बाकी में क्या हो जाएगा आपके पास गार्बेज जीरो से रिप्लेस हो जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी काम करेगा। अगर आप यहाँ पर भी लिखोगे तो मान के चलो आपने ऐसा लिखा ARR, रो की साइज आपने मेंशन की है 3 और कॉलम की साइज मान लो आपने मेंशन की है 4 और फिर आपने इस तरीके से लिखने की कोशिश की है 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 ओह 3 ही है रो की साइज। ओके, इस तरीके से आपने लिखा है। तो रो की साइज क्या मेंशन किया आपने 3 और कॉलम की साइज 4। तो देखो पहले वाले 11, 22 सिर्फ आपने पहली वाली रो में कितने एलिमेंट दिए हैं 2 ही एलिमेंट, तो बाकी 2 में क्या चला जाएगा 0। उसके बाद दूसरे रो में आपने सारा का सारा डेटा सप्लाई कर दिया, यस, यहां से कंप्लीट डेटा चला जाएगा। तीसरी वाली रो में आपने सिर्फ एक वैल्यू दी है तो बाकी बचे हुए ब्लॉक में क्या चला जाएगा यहाँ पर 0 चला जाएगा। ये कैसा था रो वाइज इनिशियलाइजेशन। अगर आप ये सेम वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे होते सिंगल लाइन में, अगर सिंगल लाइन में आप ये सेम वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे होते तो शायद आप कुछ ऐसा लिख रहे होते ARR 3, 4 एंड यहाँ पर आपने डेटा लिखा है 11, 22, 33, 44, 55, 66, मेरे पास आगे जगह नहीं है 77 इस तरीके से। तो देखो टोटल रो कितनी बननी है 3 और हर एक रो में कितने एलिमेंट आने हैं 4 एलिमेंट आने हैं। तो यहां से क्या हुआ होगा 11, 22, 33, 44 पहले वाली रो, क्योंकि जब आप रो वाइज इनिशियलाइज सिंगल रो में आप इनिशियलाइजेशन करवाते हो एक लाइन में तो सबसे पहले पहली वाली रो कंप्लीट फिल होगी, उसके बाद 55, 66, 77 उसके बाद डेटा नहीं है 0 और तीसरी वाली रो में चारों के चारों एलिमेंट क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको करना है कि नहीं मेरे को किसी स्पेसिफिक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने में चाहूं उतने चले जाए, तो मान लो आपने पहले वाले में 2 एलिमेंट तो 2 में वैल्यू चली जाएगी, 2 में 0 आ जाएगा। दूसरी वाली रो में आपने सारे के सारे एलिमेंट दे दिए तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। तीसरी वाली रो में आपने सिर्फ एक एलिमेंट दिया है तो यहाँ पर एक एलिमेंट आ जाएगा, बाकी बचे हुए ब्लॉक पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपने एक रो में एक लाइन में इनिशियलाइजेशन करवा दिया, आपने रो वाइज इनिशियलाइजेशन करवा दिया और अगर आप चाहो तो आप लूप की भी हेल्प ले सकते हो यूजिंग लूप। और लूप का यूज हम कब करेंगे जब हमें यूजर से इनपुट करवाना, कब करेंगे जब हमें यूजर से क्या करवाना हो इनपुट करवाना हो। एक बार इसका ग्राफिकल व्यू वापस से देखते हैं जहां से अपने को पूरी बात वापस से क्लियर से समझ में आएगी कि लूप किस तरीके से चलेगा। मान लो यहाँ पर रो की साइज दी है 2 और कॉलम की साइज दी है 3, तो हुआ क्या होगा ये पहली वाली रो बनी होगी और ये दूसरी वाली रो, ठीक है। इस एलिमेंट का जो रो की कॉलम की पोजीशन है वो 0, 1, 2 0, 1, 2 और यहां से रो की पोजीशन क्या हो जाएगी 0 एंड 1। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स क्या रही होगी 0, 0, 0, 1 क्योंकि पहली रो अगली कॉलम की पोजीशन और ये रहा होगा 0 2। सिमिलरली ये रहा होगा 1, 0, 1, 1 एंड 1, 2। मान के चलो इसका एड्रेस है हमारे पास 100, 104, 108, 112, 116 एंड 120। अब अगर मुझे डायनेमिकली इनिशियलाइजेशन करवाना है तो जो डेटा आएगा वो इस वाली मेमोरी लोकेशन पे आएगा, अगला डेटा इस वाली मेमोरी लोकेशन पे आएगा। तो मुझे क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ सॉरी स्कैन एफ किस टाइप की वैल्यू आ जाए
इंटीजर वैल्यू। तो डेटा कहाँ चला जाए, एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0 अगला वाला जो डेटा आएगा स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0 and 1, क्योंकि पहले वाला डेटा हम 0 ऑफ 0 पे, अगला डेटा 0 ऑफ 1 पे, उसके अगला डेटा 0 ऑफ 2 पे, तो बाकी तो सेम ही रहेगा, सिर्फ यही तो चेंजेस होगा। ARR ऑफ 0 ऑफ 2 पहली रो कंप्लीट, उसके बाद डेटा सेकेंड रो के लिए, तो यहां पर हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 1 ऑफ 0, एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 1 ऑफ 1 एंड एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 1 ऑफ 2। अब जब आप इन स्टेटमेंट को गौर से देखोगे तो यहां पर आपको एक सिमिलरिटी मिल जाएगी, और वो ये कि इन सब में सब कुछ सेम है। जो चेंजेज हो रहा है वो चेंजेज हो रहा है सिर्फ इंडेक्स पे, और इंडेक्स में भी कैसे चेंजेज हो रहा है, ये देखो 0 0 0 कि पहले वाली इंडेक्स 0 है, तो जो दूसरे वाले इंडेक्स है वो 0 1 2 के लिए जा रही है, उसके बाद ये वाली इंडेक्स जब 1 है तो दूसरे वाले इंडेक्स वापस से क्या जा रही है, 0 1 2 के लिए जा रही है। और जब इस टाइप का फॉर्मेट हमारे पास होता है तो ये काम किसके थ्रू करना होता है, हमें लूप की नेस्टिंग करके। अब लूप की नेस्टिंग करने का मतलब ये है कि एक हम लूप चलाएंगे जो 2 बार चलेगा 0 1 के लिए, और अंदर वाला लूप 0 से लेकर 2 तक के लिए चलेगा। तो जब बाहर वाले लूप की वैल्यू 0 होगी तब भी ये 0 1 2 के लिए चलेगा, और जब बाहर वाले लूप की वैल्यू 1 होगी तब भी ये 0 1 2 के लिए चलेगा। और ये काम किसके थ्रू होता है, लूप की नेस्टिंग के थ्रू हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम लूप की नेस्टिंग क्यों करने वाले हैं। तो इसका सिंपल स्टेप, जब यूजर से इनपुट करवाएंगे तो हमने यहाँ पर एरे डिक्लेयर किया है ARR 2 of 3। अब चूंकि लूप की नेस्टिंग कर रहे हैं तो 2 काउंटर वेरिएबल चाहिए होंगे, तो आई असाइन 0, जो बाहर वाला लूप होता है वो रो के लिए चलता है, और इनर जो लूप होता है वो कॉलम के लिए चलता है, i लेस देन 2 एंड i प्लस प्लस। और उसके बाद अंदर वाला जो लूप है ये असाइन 0, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। और यहां पर हम लिखेंगे scanf %d एंड एड्रेस ऑफ ARR ऑफ i ऑफ j। ठीक है, जो हमारा बाहर वाला जो लूप होता है उसको हम बोलते हैं आउटर लूप। क्या बोलेंगे इसको, आउटर लूप। और जो अंदर वाला जो लूप होता है इसको हम बोलते हैं इनर लूप। जो हमारा आउटर लूप होता है वो रो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जो हमारा इनर लूप होता है वो कॉलम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी है, 2, तो यहाँ पर लेस देन 2 चलाया मतलब 0 और 1 के लिए चलेगा। यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 3, तो यहाँ पर लेस देन 3 चलाया मतलब 0 1 2 के लिए चलेगा। यस, जो हमारी रो की पोजीशन है वो 2 ही तो है, 0 और 1, और कॉलम की पोजीशन हमारे पास 3 है, 0 1 एंड 2। तो इस तरीके से हम लूप की हेल्प से जब हमें यूजर से इनपुट करवाना होता है तब हम क्या कर सकते हैं, एरे को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। उम्मीद है इनिशियलाइजेशन वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अभी वक्त है तो हम साथ के साथ क्या देख लेते हैं, ट्रेवर्सिंग वाले कंसेप्ट को भी देख लेते हैं कि 2D एरे की ट्रेवर्सिंग कैसे होगी। देखो, ट्रेवर्सिंग का सिंपल सा मतलब जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विजिट और एक्सेस ऑल एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। ठीक है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो हमारे पास, वो चाहे एरे हो, स्टैक हो, क्यू हो, आगे कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर हो, उस डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी एलिमेंट है उनको एग्जैक्टली एक बार एक्सेस करने का या विजिट करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रेवर्सिंग बोलते हैं। जब भी हमें 2D एरे की ट्रेवर्सिंग करनी होती है तो 2D एरे की ट्रेवर्सिंग करने का जो सबसे आसान तरीका जो होता है और सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो तरीका है वो क्या होता है कि हम लूप की क्या कर ले, नेस्टिंग कर ले। अरे अभी अभी हमने जब इनपुट करवाते टाइम पे लूप की नेस्टिंग की थी और इनपुट करवाते टाइम में हमने स्कैनफ लिखा था, बस उसकी जगह क्या करना अपने को, प्रिंटफ लिखना है। बाकी तो काम सेम ही है, बस स्कैनफ की जगह क्या कर देंगे, प्रिंटफ कर देंगे। और जैसे एक रो हमारी कंप्लीट प्रिंट हो जाएगी उसके बाद हमें कंट्रोल को अगली लाइन पे ट्रांसफर करना, मतलब जितनी बार आपका आउटर लूप चलेगा उतनी बार अपने को क्या करना होता है, CHC लैंग्वेज में \n को एनकाउंटर करवाना होता है, जिससे कि कंट्रोल आपका अगली लाइन में ट्रांसफर
हो जाए। बाकी अगर आप पॉइंटर की हेल्प लेना चाहो, यस ऑफ कोर्स आप पॉइंटर की हेल्प लेके भी क्या कर सकते हो, 2D एरे को ट्रेवर्स कर सकते हो। अब जब आप पॉइंटर की हेल्प से करोगे तो आप एक पॉइंटर बना सकते हो जो क्या करेगा, उस 2D एरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। इसको हम बोलते हैं फ्लैट व्यू। ठीक है, फ्लैट व्यू का मतलब ये होगा कि जब आप पॉइंटर बनाओगे और पॉइंटर आपका पहले वाले एलिमेंट को अगर पॉइंट कर रहा होगा, तो उस केस में आप उस एरे का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उससे आप हाथ धो बैठोगे, वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप उसको क्या कर सकते हो, एक फ्लैट व्यू में एक्सेस कर सकते हो। फ्लैट व्यू में एक्सेस करने का मतलब है जितने भी एलिमेंट है उन सारे के सारे एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल व्यू में क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 2D एरे के केस में अगर आप पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहोगे तो आप पहले वाले एलिमेंट को तो कभी पॉइंट करवा ही नहीं सकते। अगर आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में उसको क्या करना चाह रहे हो, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तब तो उस केस में तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर टू एरे बनाना पड़ेगा। अगर आप एक पॉइंटर बनाते हो जो पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में आप उसको मैट्रिक्स की फॉर्मेट में या टेबल के फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते। केवल और केवल क्या करोगे, आप उसका हॉरिजॉन्टल व्यू में आप उसको देख सकते हो। हालांकि तरीका वैलिड है, ऐसा नहीं कि वैलिड तरीका नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयरली यूज होता है जहां पर आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी है कि 2D एरे का डेटा मुझे टेबल या मैट्रिक्स के फॉर्मेट में चाहिए होता है। सिर्फ डेटा को फास्ट क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है। जब डेटा को फास्ट एक्सेस आपकी प्रायोरिटी में हो और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपकी प्रायोरिटी में नहीं हो, तब इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको डेटा को मैट्रिक्स की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो उस केस में आपको पॉइंटर टू एरे बनाना पड़ेगा। और पॉइंटर टू एरे जब आप बनाओगे तो पॉइंटर टू एरे बना के आप क्या करोगे, सबसे पहले पहले वाले रो को पॉइंट करना स्टार्ट करोगे, उसके बाद अगली वाली रो को पॉइंट करना स्टार्ट करोगे। और सेम तरीके से आप जैसे एरे के नेम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, उसी तरीके से आप पॉइंटर टू एरे में क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। एक बार वन बाय वन करके तीनों कंसेप्ट को समझ लेते हैं। पहले नेस्टेड लूप की हेल्प से, फिर हम पॉइंटर बनाएंगे जो पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, और उसके बाद हम पॉइंटर टू एरे वाले कंसेप्ट से भी इसको देख लेते हैं। पहला तरीका है यूजिंग नेस्टेड लूप। यूजिंग नेस्टेड लूप, जरूरी हेडर फाइल हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं कुछ चीजें यहां पर अजम्पशन लिया है मैंने कि आप प्रिंटफ, स्कैनफ, लूप, इफ एल्स, इन चीजों में आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होगे कि लूप कैसे चलता है, लूप की नेस्टिंग में लूप का जो ड्राई रन होता है वो कैसे होता है। इन सारी बातों में आप बहुत अच्छे से क्या रहे होंगे, कंफर्टेबल रहे होंगे। तो हमने एक एरे बनाया, मान लेते हैं कि 2 और 3, और इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज करवा देते हैं। और मैं इस बार वो सिंगल लाइन का यूज कर लेता हूं। तरीके हमने सारे डे के लिए हैं, सी के लिए हैं। टोटल 6 एलिमेंट आने हैं। अब चूंकि लूप की नेस्टिंग करेंगे तो 2 काउंटर वेरिएबल अपने को चाहिए होंगे, आई और जे। पहला रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए। एक मैसेज भी दे देता हूं, प्रिंटफ टी एरे एलिमेंट्स और एक लूप चलाया। पहले वाला हमें पता है रो के लिए चलता है, और दूसरे वाला कॉलम के लिए चलता है। जे साइन 0, जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। और यहां पर हम देखेंगे प्रिंटफ %d, थोड़ा सा एलिमेंट के बीच में गैप आ जाए, ARR ऑफ आई ऑफ जे। और चूंकि ये जो इनर लूप है, इनर लूप चलेगा तो ये पूरी की पूरी रो को प्रिंट कर देगा। जितने उसके अंदर एक रो में जितने एलिमेंट होते हैं वही तो कॉलम होते हैं, तो पूरी की पूरी रो को रिप्रेजेंट करेगा। और एक रो को प्रिंट होने के बाद हमें क्या करना है, अगली लाइन पे जाना है। तो अगली लाइन पे जाने के लिए हम प्रिंटफ एंड बैकस्लैश n। ध्यान रखना हमने यहां पर किसी भी तरह का ब्रेसेस नहीं लगाया है, तो जो आपका इनर लूप है उस इनर लूप का सिर्फ यही वाला प्रिंटफ है। ये वाला जो प्रिंटफ है वो किसके लिए काम कर रहा है, आपका आउटर लूप के लिए काम कर रहा है। एक बार चलो ड्राई रन भी कर लेते हैं। जीरो जीरो
ये ARR 0 0 वाली पोजीशन रही होगी, 0 1 एंड 0 2। यहाँ डेटा गया होगा 11 22 33। इसकी पोजीशन रही होगी ARR 1 of 0, ARR 1 of 1 एंड ARR 1 of 2। और यहाँ डेटा गया होगा 44 55 एंड 66। दो काउंटर वेरिएबल आपने बना रखे हैं, एक आई और दूसरा जे। फिलहाल आई और जे में गार्बेज है। उसके बाद ये मैसेज आया होगा कंसोल पे, द एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है, यहां से मैसेज आया होगा द एरे एलिमेंट्स। उसके बाद बोला है कि आई को क्या साइन कर दो, 0। कब तक चलना है, जब तक आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन क्या रहे, 2। आई में क्या है, 0। 0 लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी हम लूप की बॉडी के लिए काम करेंगे। लूप की बॉडी में आएंगे तो वापस हमें लूप मिला और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कब तक चलना है, जब तक जे में रखा हुआ कंटेंट लेस देन 3 है। देखो जे में क्या है, 0 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। और जैसे कंडीशन ट्रू होगा हम इस लूप की बॉडी के लिए काम करेंगे। ध्यान रखना, एक बार प्रोग्राम का कंट्रोल अगर किसी लूप की बॉडी के अंदर चला गया तो वो तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो यहां से कंडीशन ट्रू बॉडी में गया, %d की जगह किसको प्रिंट कर दो, आई ऑफ जे। आई की वैल्यू क्या है, 0, जे की वैल्यू क्या है, 0, 0 0 पे क्या है, 11। तो यहां से क्या प्रिंट हुआ, 11। और जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, 2। वापस से चेक किया जाएगा, सॉरी जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, 1। चेक किया जाएगा क्या जे में रखा हुआ कंटेंट लेस देन 3 है, यस कंडीशन ट्रू। तो इस बार %d की जगह आई ऑफ जे, आई की वैल्यू स्टिल 0, जे 1 एंड 0 1 पे क्या है, 22। जे की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2। 2 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। तो इस बार 0 2 प्रिंट हो जाएगा, 0 2 पे क्या है, 33। जे की वैल्यू बढ़ के क्या हुई, 3। 3 लेस देन 3, नो, कंडीशन फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ सीधा लूप की बॉडी के बाहर। और लूप की बॉडी के बाहर प्रिंट टैप है जिसमें क्या लिखा हुआ, बैकस्लैश है। ओब्वियसली इसको प्रिंट करने के बाद कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा और तो वो क्या होगा, अगली लाइन के बिगनिंग में ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। चूंकि आउटर लूप की कंडीशन अभी फॉल्स नहीं हुई थी तो वापस से कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को बढ़ा के क्या कर देगा, 1। फिर से चेक किया जाएगा क्या आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन 2 है, यस कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी वापस से बॉडी के लिए काम करेंगे और जैसे बॉडी के अंदर आए लूप मिला और जे की वैल्यू रीसेट होके क्या हो जाएगी, 0। वापस से चेक किया जाएगा, 0 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा %d की जगह आई ऑफ जे, आई की वैल्यू क्या है, 1, जे की वैल्यू क्या है, 0। 1 0 पे क्या रखा हुआ है, 44। जे की वैल्यू बढ़ के 1, 1 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। तो 1 1 पे क्या है, 55। जे की वैल्यू बढ़ के 2, 2 लेस देन 3, यस। 0 2 पे क्या रखा हुआ है, 66। जे की वैल्यू बढ़ के 3, 3 लेस देन 3, नो, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स सीधा लूप के बाहर प्रिंट टैब बैकस्लैश एन, कर्सर जो यहाँ बिलिंग कर रहा था वो अगली लाइन के बिगिनिंग में आके बिलिंग करना स्टार्ट कर देगा। वापस से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 2। चेक किया जाएगा क्या आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन 3, सॉरी आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन 2 है, नो, कंडीशन फॉल्स। और जैसे यहां से कंडीशन फॉल्स हुई सीधा लूप की बॉडी के बाहर, ये इस लूप की बॉडी है, सीधा इस लूप की बॉडी के बाहर आएगा। और जब हम इस लूप की बॉडी के बाहर आए तब तक हम क्या कर चुके थे, 2D एरे को ट्रेवर्स कर चुके थे। तो इस तरीके से जब लूप की नेस्टिंग होती है तो लूप की नेस्टिंग में आपका ये काम करता है। उम्मीद है यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम पॉइंटर की हेल्प से ट्रेवर्स करना चाहें, हमें क्या करना है, पॉइंटर की हेल्प से ट्रेवर्स करना है, ट्रेवर्स यूजिंग पॉइंटर। अब इसमें भी हम 2 पॉइंटर बनाएंगे। पहला जो होगा वो होगा पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट। कैसा पॉइंटर होगा, जो पहले एलिमेंट को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। अब इसकी बारे में जो चीजें थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मान के चलो कि आपने एक एरे बना रखा है 3 and 4। तो यहाँ पर इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने वैल्यू दी है
लेट्स से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24, टोटल 12 एलिमेंट आए होंगे। यस, अब जब इसको ये मेमोरी में गए होंगे तो मैं सिंपल सा लिख देता हूं। यहाँ पर टोटल 3 रो है, हर एक रो में 4 एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24। अब हमें पॉइंटर बनाना है जो किसको पॉइंट कर रहा होगा, पहले वाले एलिमेंट को। अभी पहले वाला एलिमेंट किस टाइप का है, इंट टाइप का। चूंकि आपने अरे किस टाइप का बनाया है, इंट टाइप का, तो जो इसमें डेटा जा रहा है वो भी किस टाइप का जा रहा है, इंट टाइप का। और इंट टाइप के डेटा को पॉइंट करने के लिए या ऐसा मेमोरी ब्लॉक जो इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रख रहा है, तो उस ब्लॉक को पॉइंट करने के लिए जो पॉइंटर चाहिए होगा वो भी तो किस टाइप का होगा, पॉइंटर टू डेटा टाइप, दैट मींस पॉइंटर टू इंट। तो इसके लिए हमने एक पॉइंटर बना लिया, पॉइंटर टू इंट। और पॉइंटर टू इंट को पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, दैट मींस एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0 तो मान के चलो कि इसका एड्रेस 200 है, 200 इसका एड्रेस है। तो ऑब्वियसली जो P नाम का जो पॉइंटर बना है उसके अंदर क्या हो गया होगा, 200। अब क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे जो कितनी बार चलेगा, 12 टाइम। ठीक है, क्योंकि आपने पॉइंटर कैसा बनाया है, पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट। और पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट में आप 2D जो मैट्रिक्स है उसका कंसेप्ट आपके हाथ से निकल चुका है। सिर्फ आपकी जो प्रायोरिटी है वो एलिमेंट को फास्ट एक्सेस करने की है, उसका रिप्रेजेंटेशन आप मैट्रिक्स या टेबल के फॉर्म में नहीं चाह रहे हो। तो फिर आपको लूप कितनी बार चलाना पड़ेगा, 12 बार। और जब 12 बार आप लूप चलाओगे तो हर बार पॉइंटर को क्या करते रहना, आप पॉइंटर अर्थमेटिक की हेल्प से क्या करोगे, पूरे के पूरे एरे को एक्सेस कर लोगे। तो यहां पर आपको लिखना है, एक और आपको वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि लूप चलाओगे तो काउंटर वेरिएबल आई, और आपने एक मैसेज दिया printf the array elements। लूप चलाया, 4 I assign 0 I less than 12 एंड I प्लस प्लस। और यहां पर आपने लिखा होगा, एक ही लाइन आपको चलानी है, printf %d, थोड़ा सा गैप भी आ जाए, \t, एंड यहां पर आपने लिखा होगा डी रेफरेंस ऑफ p प्लस आई। बस ये वाला कोड आपको लिखना है, और आप फ्लैट व्यू में क्या कर लोगे, पूरे के पूरे एरे को आप एक्सेस कर लोगे। ध्यान रखना, ऐसे डी रेफरेंस p प्लस आई को p ऑफ आई, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस चीज को भी हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि p प्लस आई का डी रेफरेंस p ऑफ आई भी आप लिख सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर ये मत समझना कि सर ये तो 1D एरे के लिए होता है, ऊपर 2D एरे बनाया था। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप पहले एलिमेंट को पॉइंट करता हुआ पॉइंटर बनाओगे तो फिर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ एलिमेंट को एक्सेस करने की है। इसके अलावा आपकी प्रायोरिटी ये नहीं कि हम डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं। अगर हमें पॉइंटर टू एरे बनाना है, दूसरा जो तरीका हमारे पास, यूजिंग पॉइंटर टू एरे। देखो, पॉइंटर के केस में क्या होता है कि आप जिस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस देने की कोशिश करते हो, ठीक है, उस टाइप का पॉइंटर आपको बनाना होता है। जैसे आपने कोई पॉइंटर बनाया int *p, तो इसको आप कैसे पढ़ते हो कि आपने क्या बनाया, एक पॉइंटर बनाया है, आपने क्या बनाया है, पॉइंटर, जो किसको पॉइंट करेगा, इंट टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करेगा। अगर मान लो आपने लिखा है char *p1, तो आपने इस बार एक पॉइंटर बनाया है जो किसको पॉइंट करेगा, कैरेट टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करेगा। मान लो आपने कोई डबल पॉइंटर बनाया है, $p2, तो यहां पर देखो, पहला जो एस्ट्रिक है वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये p2 क्या है, पॉइंटर है,
तो आपने क्या बनाया यहाँ पर, पॉइंटर, जो किसको पॉइंट कर रहा है, इन टेस्ट ट्रिक को, जो किसको पॉइंट कर रहा है, इन टेस्ट ट्रिक को। और यहां से आपको क्या समझ में आ गई कि एक पॉइंटर हमने बनाया है जो किसको पॉइंट करेगा, एक ऐसे पॉइंटर को जो ऑलरेडी किसको पॉइंट कर रहा है, इंट टाइप के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। ये पॉइंटर का मोटा मोटी कंसेप्ट होता है। अब यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि पॉइंटर टू एरे का मतलब है कि आप एक पॉइंटर बनाने वाले हो। क्या करने वाले हो, आप एक पॉइंटर बनाने वाले हो, और वो पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, एरे को पॉइंट करेगा। किसको पॉइंट करेगा, एरे को पॉइंट करेगा। किसी ब्लॉक को ये, किसी डेटा वाले ब्लॉक को ये पॉइंट नहीं करेगा। तो याद होगा जब हमने 2D एरे को शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि 2D एरे इज ए कलेक्शन ऑफ 1D एरे, और उसका प्रॉपर तरीके से ग्राफिकल व्यू भी हमने देखा था। और वो सीन कुछ ऐसा था। पहले एक 2 साइज का एरे बना था, उसके बाद 3 साइज के अगेन 2 एरे बने थे। यहां पर मान लो एड्रेस है 100, तो 104, 108, 112, 116 एंड 120। पहले वाले में 100 और दूसरे वाले में 112। चूंकि एड्रेस है इसको पॉइंट करेगा, चूंकि एड्रेस है इसको पॉइंट करेगा। अब देखो ये जो ब्लॉक है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ये पहले वाले एलिमेंट को ब्लॉक कर, पहले वाले एलिमेंट वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है या पूरे एरे को। तो आपका जवाब होगा ये पूरे के पूरे एरे को पॉइंट कर रहा है। अगर एरे को पॉइंट कर रहा है, इस बात की अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा है, तो कुछ नहीं करना, आप ARR+1 करोगे ना, तो इसका मतलब होता है कि ये पॉइंटर है जो कि इसके अंदर एड्रेस है, जहां पर हो उससे एक कदम आगे चले जाओ। अगर ये इस ब्लॉक को पॉइंट करता तो इसका एड्रेस अब 104 हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूरे के पूरे एरे को पॉइंट कर रहा होगा तो इसका मतलब है जहां पर हो उससे एक कदम आगे, और उससे एक कदम आगे का मतलब है अगली रो, और यहां से रिजल्ट आएगा आपके पास 112 नॉट 104। तो ये जो ब्लॉक है वो किसको पॉइंट कर रहा है, आपका यहां पर पूरे के पूरे एरे को पॉइंट कर रहा है। तो बस आपको इसको पॉइंट करने के लिए क्या करना है, ये जो एड्रेस जाएगा वो कितने साइज के एरे को पॉइंट कर रहा है, ये कितने साइज का एरे है, 3 साइज का एरे को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर आपको जो पॉइंटर बनाना पड़ता है वो बनाना पड़ता है पॉइंटर टू एरे ऑफ कॉलम साइज, पॉइंटर टू एरे ऑफ कॉलम साइज। देखो ये वाला कंसेप्ट अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो लोड नहीं लेना इसको लेके, अपना काम किससे हो जाएगा, नेस्टेड लूप से अपना काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब सी लैंग्वेज को अपन पढ़ रहे होंगे तब हमें वहां पर इस काम को और डिटेल से वहां पर पढ़ना है, तो वहां पर ये चीज और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंटर बनाना है, सॉरी पॉइंटर टू एरे बनाना है। और जो पॉइंटर टू एरे बनेगा वो किस साइज का बनेगा, कॉलम साइज का, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्लॉक वाले एरे को तो पॉइंट कर रहा है, और 3 का मतलब ये कॉलम की साइज। तो पॉइंटर बनाना है, तो आपने लिखा, सबसे पहले मैं एरे बना लेता हूं, तो इंट ARR2 ऑफ 3, डेटा पे यहां पर दे दिया हमने, लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब क्या करना है, एक पॉइंटर बनाना है, तो हमने बनाया एस्ट्रिक P। अब पॉइंटर टू क्या बनाना है, एरे बनाना है। अब पॉइंटर टू एरे बनाने के लिए ये एरे का सिंबल किस साइज का, कॉलम साइज का, कॉलम साइज क्या है यहाँ पर 3, तो ये 3 आपने बना दिया। अब यहाँ पर एक दिक्कत है बस, बाकी तो सब कुछ ठीक है। अपन ने पढ़ने के हिसाब से तो सारा काम सही किया है कि हमने क्या बनाया, एक पॉइंटर बनाया, ठीक है, सॉरी पॉइंटर टू एरे बनाया, किस साइज का, 3 साइज का, क्योंकि कॉलम की साइज क्या है यहाँ पर 3 है। लेकिन यहाँ पर कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट और ये डी रेफरेंस, ठीक है, दोनों के दोनों जब प्रायोरिटी है, इनकी प्रायोरिटी इक्वल हो जाएगी। ध्यान रखना अभी ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, अभी ये एस्टेरिस्क सिंबल की तरह काम कर रहा है, और इन दोनों की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और जब इक्वल प्रायोरिटी होगी तो ये एसोसिएटिविटी की तरह काम करेंगे, और जब ये एसोसिएटिविटी की तरह काम करेंगे तो ये राइट टू लेफ्ट काम करेंगे। तो ये पॉइंटर टू एरे ना बन के एरे ऑफ पॉइंटर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एरे ऑफ पॉइंटर।
क्या बन गया ये एरे ऑफ पॉइंटर, जबकि हमें तो बनाना क्या था पॉइंटर टू एरे। अब पॉइंटर टू एरे बनाने के लिए इस एरे को पढ़ने से पहले हमें इसको पढ़ाना है और इसको पढ़ाना है, तो इसकी जगह हमें लिखना होगा इंट एस्ट्रिक p3 और भैया इसको पहले पढ़ना है, तो इसको पहले पढ़ने के लिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा सेट करनी है और प्रायोरिटी ज्यादा सेट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दीजिए आप ब्रैकेट लगा दीजिए। तो अब क्या बनेगा ये पॉइंटर टू एरे ऑफ 3 साइज, पॉइंटर टू एरे ऑफ 3 साइज। यहां पर क्या बना एरे ऑफ पॉइंटर ऑफ टाइप इंट, दैट मींस यहां पर क्या हो रहा होगा एक एरे ऑफ पॉइंटर बना है जो 3 एड्रेस स्टोर करेगा और 3 एड्रेस किसके स्टोर करेगा इंट टाइप के ब्लॉक का, 3 इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस इसमें स्टोर हो जाएगा। और यहां पर पहले एक पॉइंटर बना है, ठीक है, किस साइज का 3 साइज का, मतलब इस पी के अंदर जो एड्रेस आएगा वो एक ऐसे एरे का एड्रेस आएगा जिसकी साइज क्या रही होगी 3 यहां पर रही होगी। तो उसके बाद आप लिख दीजिए, इसमें इनिशियलाइज करवाना है तो आपने लिखा कि p असाइन ARR, ठीक है। एड्रेस ऑफ ARR लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में कांस्टेंट पॉइंटर होता है और उसके पास उस एरे का बेस एड्रेस बैठा होता है। इतना होने के बाद फिर आपको 2 काउंटर वेरिएबल बनाने हैं, मैं यहीं पर डिक्लेयर कर देता हूं i और j, और वो ये फिर आपको लूप की नेस्टिंग कर देनी है i असाइन 0 i लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस एंड 4 j असाइन 0 j लेस देन 2 i लेस देन 2 एंड j लेस देन 3 j प्लस प्लस, और यहां पर वही प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट printf %d \t, और ये जो p है ना वो p और इस ARR में अब कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ARR जिसको पॉइंट कर रहा था वो किसको मिल गया है p को मिल गया है। तो आप ARR ऑफ i ऑफ j लिखो या फिर आप p ऑफ i ऑफ j लिखो, बात एक ही है। और उसके बाद एक पूरी रो प्रिंट होने के बाद अगली लाइन पे आ जाए तो यहां से बैकस्लैश n, ठीक है। बाकी अगर आपको पॉइंटर नोटेशन में इसको लिखना है तो ऑब्वियसली आप इसको पॉइंटर नोटेशन में भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो p प्लस i का डी रेफरेंस प्लस j का डी रेफरेंस, ठीक है। आप ऐसा लिखो या फिर आप ऐसा लिखो, बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहले p प्लस i को डी रेफरेंस कर लोगे, ठीक है, उसके बाद j की वैल्यू को ऐड करोगे और फिर डी रेफरेंस कर लोगे, तो फिर उसके बाद आप इसके सिमिलर हो जाओगे, क्योंकि एक बार जो सबस्क्रिप्ट नोटेशन होता है उसके लिए ये वाला डी रेफरेंस है और इस वाले सबस्क्रिप्ट के लिए ये वाला डी रेफरेंस हमने काम में लिया है। बाकी चूंकि यहाँ पर एड्रेस हम दोनों को सेम दे दिए थे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर कि आप ARR ऑफ i ऑफ j लिखते थे, वैसे आप क्या लिख सकते हो p ऑफ i ऑफ j आप लिख सकते हो। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो यहां तक हमने 2D एरे देख लिया कि 2D एरे क्या होता है, उसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, एरे ऑफ एरेज का मतलब क्या होता है, 2D एरे को किस तरीके से हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं, इनिशियलाइजेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं, और 2D एरे को ट्रेवर्स करने का काम हमने सीख लिया है। और ट्रेवर्सिंग में भी हमने दोनों तरीके डिस्कस कर लिए है कि पॉइंटर नोटेशन से कैसे इसको ट्रेवर्स किया जाए और लूप की नेस्टिंग से हम इसको कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं।